हेलो दोस्तों, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के संबंध में अध्ययन करेंगे, स्पेशली आपके पंथी नृत्य, सुवा नृत्य और राउत नृत्य के संबंध में। छत्तीसगढ़ के लोक जनजाति के आपके जितने भी नृत्य थे, है ना, उसमें से आपका 50% कवर मैंने करा दिया है। एक वीडियो बना हुआ है, दो से तीन वीडियो बना हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हो। आज हम छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक लोक नृत्य है उसके संबंध में चर्चा करते हैं। तो आपका पहला लोक नृत्य हम जो अध्ययन करेंगे वो है सुवा नृत्य या गौरा नृत्य, जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके फैक्ट अधिकतर पूछे जाते हैं। जो आपका सुवा नृत्य है वो छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश जो महिलाएं होती हैं वो दीपावली के अवसर पर सुवा नृत्य करते हैं, यानी अधिकांश जाति और जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो सुवा नृत्य करते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है, तो ये आपका सुवा नृत्य है। सुवा नृत्य की खास बात यह है कि सुवा गाते हुए इस नृत्य को किया जाता है। तो सुवा आपका गीत भी है और नृत्य भी है। तो ये पूछा जाता है ऑप्शन देके कि कौन सा गीत और नृत्य नहीं है या कौन सा गीत और नृत्य है। तो इसमें आप याद रखिएगा, सुवा जो है आपका गीत भी है और नृत्य भी है। सुवा गीत गाते हुए इस नृत्य को किया जाता है। तीसरी बात हम देखें कि ये जो है पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। जो महिलाएं होती है और जो किशोरियां होती हैं वो इस नृत्य को करती हैं। इसमें सभी जाति की महिलाएं हिस्सा लेती है, सभी जाति की महिलाएं इसको करती हैं। विशेष रूप से गोंड जाति और कोलिन जाति की जो महिलाएं होती हैं, गोंड जाति और कोलिन जाति की जो महिलाएं होती है विशेष रूप से इस नृत्य को करती हैं। अब इसका अवसर क्या होता है, किस अवसर पर यह किया जाता है, तो स्पेशली जब खरीफ का फसल तैयार होता है, यानी कि धान पक जाता है, उसके बाद आपका क्या आता है, आपका दीपावली का समय आता है। तो दीपावली के कुछ समय पहले से इस नृत्य को किया जाता है। और दीपावली की रात्रि पर जब शिव और पार्वती का विवाह होता है, यानी गौरा गौरी का जब विवाह होता है, तो उस समय, है ना, उस समय पूजा करके सुवा नृत्य को समाप्त किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये स्पेशली दीपावली के अवसर पर किया जाता है। आपको ऑप्शन में दीपावली दिया रहेगा, तो दीपावली के अवसर पर इसको किया जाता है। इसलिए गौरा गौरी की पूजा होने के कारण इस नृत्य को गौरा नृत्य कहा जाता है। तो गौरा से रिलेटेड फैक्ट बहुत सारे हो जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो आप याद रखिएगा कि द गौरा ऐसा करके आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़िएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। द गौर आपका एक बुक है ना, वो दंडामी माड़िया के ऊपर एक बुक लिखा गया है, वेरियर एल्विन ने जो लिखा है, तो उसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं नृत्य शैली, किस प्रकार ये नृत्य किया जाता है। तो इसमें जो स्त्रियां या किशोरियां होती हैं वो हरा लुगरा पहनती हैं। अब हरा लुगरा जो मैचिंग होता है, तोता का मैचिंग होता है, यानी उसको छत्तीसगढ़ी में सुवा कहा जाता है। इस गीत का जो मध्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वो सुवा होता है। इसलिए इस नृत्य में जो महिलाएं होती हैं वो हरा लुगरा पहनती हैं। अब इसमें सुवा का उल्लेख होगा, देखते हैं हम इस नृत्य को कैसे किया जाता है। गोलाकार घेरे में, है ना, गोलाकार घेरे में इस नृत्य को आगे बढ़ते हुए तालियों के थाप पर यह नृत्य किया जाता है। सुवा गीत गाया जाता है और मध्य में टोकरी रखी जाती है। इस टोकरी में जो होती है धान भरा होता है और उसमें मिट्टी के दो बने तोते यानी दो सुवा उसमें रखा जाता है। और उस पूरे टोकरी को लाल कपड़े से ढक दिया जाता है और उसके चारों ओर गोलाकार आकृति में जो महिलाएं और किशोरियां होती हैं सुवा गीत गाते हुए इस नृत्य को करती हैं। तो याद रखिएगा, जो सुवा होता है वो मिट्टी का बना होता है और उसमें जो होता है वो धान होता है और लाल कपड़ा ढका होता है। ये पूछा जा सकता है। अब ये सुवा क्यों रखा जाता है, तो सुवा जो होता है तोता, है ना, इसमें इस गीत में, नृत्य में जो सुवा होता है वो शिव पार्वती का प्रतीक होता है। दो सुवे रखे जाते हैं, तो एक को आप शिव मान सकते हो, दूसरे को पार्वती, एक को गौर, है ना, दूसरे को गौरा मान सकते हो, गौरा गौरी मान सकते हो। ये जो सुवा होता है वो प्रेमी प्रेमिका को मिलाने वाला पक्षी कहलाता है, ठीक है। इसके माध्यम से जो किशोरियां होती हैं अपने भावी जीवन के जो प्रेमी हैं उनको इसके माध्यम से संदेश भेजती हैं, ठीक है। इस गीत के माध्यम से अपना प्रेम संदेश उनको
भेजती हैं। ठीक है, ये जो नृत्य होता है ताली की थाप पर होता है। परंपरागत रूप से कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। सामूहिक रूप से इस नृत्य को गोलाकार आकृति में स्त्रियां करती हैं। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, लेकिन मंच में जब इसका मंचन होता है तो पारंपरिक जो भी वाद्य यंत्र उनके पास उपलब्ध होते हैं उनके साथ ये सुवा नृत्य किया जाता है। इसमें जो स्त्रियां और किशोरियां होती हैं अपने कदमों का संचालन इस प्रकार से करती हैं मानो ये तोते के चाल का अनुसरण कर रही हो। जैसे तोता का चाल होता है उसी प्रकार से उसी का अनुसरण करते हुए अपना कदम रखती हैं, है ना, ऐसा पद संचालन करती हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, कदमों का संचालन स्त्रियां इस प्रकार से करती हैं जानो मानो सुआ के चाल का अनुसरण ये कर रही हों। अब ये इसकी शैली कभी कभार प्रश्नोत्तर शैली के रूप में भी इसको किया जाता है, लेकिन अधिकतर रूप में ये प्रेम संदेश के रूप में होती हैं। प्रेम संदेश के रूप में ये जो गीत होता है, सुवा गीत होता है, अधिकतर ये प्रेम गीत होता है। इसके माध्यम से जो किशोरियां होती है अपने प्रेमी को संदेश भेजती हैं। ठीक है, अपने प्रेमी को प्रेम संदेश भेजती हैं। ये दूसरी बात, ये विरह प्रधान भी होता है। विरह प्रधान कहने का अर्थ ये जो सुआ है वो आत्मा का प्रतीक होता है, मुख्यतः रूप से आत्मा का प्रतीक है। तो इसमें जो स्त्रियां होती है अपने मन की व्यथा, अपना दुख और वेदना सुआ को संबोधित करते हुए वो अपना बताती हैं, अपना दुख और विरह तोते को बताती हैं। ठीक है, इसमें जो पद होता है वो मुख्यतः होता है तरी हरी नाहा नरी नरी ना नारे सुवना करके इसका पद होता है। मुख्यतः ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, मैंने देखा 2-3 एग्जाम में पद दिया जा रहा है और ये कौन से गीत से संबंधित है ये पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, तरी हरी नाहा नरी नरी ना नारे सुवना आपके सुवा गीत में आता है। ठीक है, इस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है। पंडित मुकुटधर पांडे ने जो छत्तीसगढ़ के प्रथम आपके पद्मश्री प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का गरबा किसको कहा गया है, तो सुवा नृत्य को कहा गया है। पंडित मुकुटधर पांडे ने गरबा नृत्य की संज्ञा दी है छत्तीसगढ़ का गरबा ने। गरबा जो है गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है, सबसे ज़्यादा गरबा नृत्य गुजरात में किया जाता है। तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जो सबसे अधिक होता है सुवा नृत्य होता है। दूसरा हम नृत्य देखें तो यह है आपका पंथी नृत्य। पंथी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ की एक विशेष जो जाति होती है सतनामी जाति, उसके द्वारा किया जाता है। ये जो जाति होती है ये सतनाम पंथ को मानने वाली होती है। सतनाम पंथ जिसके आपके जो प्रवर्तक हैं वो गुरु घासीदास जी होते हैं। तो इस नृत्य का और इस गीत का जो कि मध्य बिंदु होता है वो संत गुरु घासीदास होते हैं। तो सतनाम पंथ के जो प्रवर्तक गुरु घासीदास हैं इनका केंद्र बिंदु होता है पंथी गीत और नृत्य का। इसको महिला एवं पुरुष दोनों करती हैं। ठीक है, महिला एवं पुरुष दोनों करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका संपादन किस प्रकार से होता है, कैसे ये आरंभ होता है। तो इसमें क्या है, ये सबसे पहले जैत खाम स्थापित किया जाता है। जैत खाम या जैत खम्भ इसमें स्थापित किया जाता है। एक खंभे पर श्वेत ध्वजा वो लहराती रहती है जो कि सत्य का प्रतीक होता है, वो पहले स्थापित करते हैं। उसके बाद गुरु की वंदना की जाती है। जो संत गुरु घासीदास है उनकी वंदना इस गीत में की जाती है। उसमें गुरु घासीदास की महिमा का वर्णन किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, उनका व्याख्यान किया जाता है, उनके दिखाए जो रास्ते हैं, जो पथ हैं, उनके बारे में इस गीत में बताया जाता है। तो गुरु घासीदास की महिमा इसमें गाई जाती हैं। इसका जो विषय होता है वो गुरु घासीदास का चरित्र चित्रण होता है। गुरु घासीदास के चरित्र चित्रण के साथ समाज को कुछ संदेश देती हैं, सत्य का संदेश देते हैं और उनके जो संदेश हैं, है ना, जो उपदेश हैं वो लोगों को गीत के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इनकी नृत्य शैली किस प्रकार होती है, तो ये द्रुत गति की होते हैं। जो पहले स्टार्ट होता है तो ये बहुत धीमी गति से होता है, धीरे 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 लय और ताल फास्ट होते जाता है, एकदम तेज होते जाता है और ये अंत में द्रुत गति का नृत्य बन जाता है। ठीक है, ये इसमें कलाबाजी दिखाई जाती है, विशेष रूप से कलाबाजी दिखाई जाती है। इसमें पिरामिड का निर्माण अंतिम में किया जाता है। अंतिम रूप से एक पिरामिड का निर्माण, एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हुए इस नृत्य की समाप्ति की जाती है। मुख्य रूप से जो वाद्य यंत्र उपयोग होता है वो मांदर और झांझ होता है। मांदर और झांझ का जो प्रयोग होता है
वो एक अन्य जनजातीय लोक नृत्य में होता है, वो मेरे कमेंट करके बताइएगा, जिसको मैंने पढ़ा लिया है। दूसरा है, फिर आगे हम देखें तो इसमें, इस नृत्य में आध्यात्म का संदेश छुपा होता है। आध्यात्म के बारे में संदेश दिया जाता है इस नृत्य और गीत के माध्यम से। अब हम देखें कि नामकरण कैसे हुआ पंथी, तो सतनाम पंथ के कारण ही इसका नामकरण क्या हुआ, पंथी नृत्य हुआ। पंथी नृत्य और गीत दोनों हैं। उसके बाद हम देखें कि सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो पंथी नृत्य से प्रसिद्ध हुए वो आपके देवदास बंजारे हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे भारत देश में पंथी नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई है, पंथी नृत्य का प्रचार किया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पंथी नृत्य हुआ, ये आपका सुवा नृत्य हुआ। आगे हम देखते हैं राउत नाचा। आगे हम छत्तीसगढ़ के एक अन्य लोक नृत्य राउत नृत्य या राउत नाचा के संबंध में अध्ययन करते हैं। तो इस राउत नाचा को गाहिरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे छत्तीसगढ़ की जो राउत जाति है यानी यादव जाति है, इसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये अपने आप को कृष्ण का वंशज मानती है ना। जैसे बिहार में जो कृष्ण जी थे, कृष्ण जी पशु चरवाहे का कार्य करते थे, तो इनका भी विशेष रूप से कार्य जो परंपरागत कार्य होता है, पशु चराने का कार्य होता है। ये कब से प्रारंभ हुआ, तो ये जब कृष्ण जी थे, जब कंस का वध किए, तो विजय स्वरूप ये आपका राउत नृत्य स्टार्ट हुआ था उसी समय से। अब ये कब किया जाता है, कब प्रारंभ होता है, तो ये दीपावली के अवसर पर, दीपावली जब कार्तिक माह में मनाया जाता है, तो उसी समय कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से पूरा एक पखवाड़ा तक यानी 15 दिन तक इस नृत्य को किया जाता है राउत जाति द्वारा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि राउत जाति क्या करते हैं इस नृत्य में। तो राउत जाति जो है दीपावली के अवसर पर इस नाच को करते हुए, राउत नाच को करते हुए अपने मालिक के घर जाती है। मालिक कहने का अर्थ है जिसका पशु ये चराती है, उसके घर घर जाकर दोहे के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें इनकी वेशभूषा क्या होती है। तो राउतों की एक विशेष वेशभूषा होती है, वो रंग बिरंगे दानेदार कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र पहने रहते हैं और हाथ में लाठी लिए रहते हैं। और जब भी दोहा गाते हैं तो वो लाठी को ऊपर करते हुए, नीचे करते हुए इस नृत्य को करती हैं। हाथ में लाठी और अन्य हथियार लिए हुए रहती हैं। इसमें क्या होता है, ये नृत्य जब ये करती है तो ये बांस की एक मड़ई गाड़ती है बीच में। बांस की मड़ई गाड़ते हुए इस नृत्य को किया जाता है। और ये जो बांस की मड़ई होती है वो केवट जाति द्वारा निर्मित होती है। केवट जाति द्वारा ये बांस की मड़ई निर्मित होती है। अब इसमें हम देखें, ये मुख्य रूप से होता है, जो ये नृत्य होता है दोहा के साथ होता है ना। ये जब नृत्य करती है तो एक व्यक्ति जो होता है दोहा गाता है। दोहा गाने के साथ साथ जब दोहा समाप्त होता है तो उसमें एक जो व्यक्ति होते हैं वो हुकार भरते हैं। हुकार भरने के बाद इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, हर दोहे के बाद इस नृत्य को किया जाता है, फिर से दोहा गाया जाता है, फिर से उस नृत्य को किया जाता है। तो इस प्रकार ये राउत नृत्य किया जाता है। उसके बाद इसमें जो वाद्य यंत्र होता है गढ़वा बाजा का प्रयोग करते हैं। गढ़वा बाजा की धुन पर आपका राउत नाचा करते हैं। इसको केवल पुरुष करते हैं, महिलाएं इस नृत्य को नहीं करती हैं। कभी कभार जो पुरुष होते हैं वो महिला का वेश धारण कर आवश्यकता अनुसार इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य में जो दोहा होता है वो श्रृंगार का होता है, प्रेम का होता है, अपने मालिक के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के दोहे गाए जाते हैं। हास्य रूपी दोहा होता है। ठीक है, पौराणिक संदर्भ के दोहे भी होते हैं। ठीक है, और ये वीर रस प्रधान भी होता है, तो मुख्यतः इसका जो रस होता है, दोहे का रस होता है, श्रृंगार परक होता है, प्रेम से परिपूर्ण होता है, हास्य रस भी इसमें शामिल होता है। ये जो नृत्य होता है ये शौर्य का कलात्मक प्रदर्शन होता है, यानी कि इसमें शौर्य दिखाया जाता है राउत जाति द्वारा। इसमें डंडा और हथियार जो पकड़ के जो नृत्य करते हैं, अपने शौर्य का प्रदर्शन इससे वो करते हैं। इस नृत्य में पैरों की थिरकन व लय का विशेष महत्व होता है। पैरों की थिरकन और लय का विशेष महत्व होता है। अब हम देखते हैं कि 1978 से राउत नाचा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में किया जाता है।
तो ये विशेष रूप से कार्तिक माह के देव उठनी में ये जो प्रतियोगिता होती है ये आयोजित होती है, जिसमें विशेष टोली इसमें हिस्सा लेती है और अपना कला प्रदर्शित करती है, शौर्य का कलात्मक प्रदर्शन इसमें करती हैं। अब मैंने बताया था सोहई, इसको सोहई भी कहा जाता है और सुहई भी कहा जाता है, ठीक है। तो सुहई बांधना क्या होता है, जो सुहई होता है वो पलाश और मोर पंख की रस्सी नुमा एक संरचना होती है जिसे पशुओं के गले में बांधा जाता है। जब ये राउत नृत्य करते हुए अपने मालिक के घर जाती है तो दोहा गाते हुए इस नृत्य को करती हैं और एक व्यक्ति जो होता है अपने मालिक के घर की गाय को होती है उसमें सोहई बांधती है। इस प्रकार ये नृत्य कंप्लीट किया जाता है। तो ये होता है आपका राउत नृत्य या राउत नाचा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।